भाग्य हमारी इच्छाओं के विकल्प द्वारा बनता है। फेट बिकम्स बाय चॉइसेस ऑफ आवर डिजायर्स। ये एन अलोन कृष्णा के द्वारा लिखा गया बाइलिंगुअल स्टोरी है, जिसे 6 जून 2020 को पब्लिश किया गया था। इस कहानी को कृष्णा अपने एक दोस्त के लिए लिखा था, जो कि अपने ब्रेकअप से मूव ऑन नहीं कर पा रहा था। कृष्णा का दोस्त बदले के भाव से ये कह रहा था कि जब उसकी एक्स उसके लाइफ में वापस आएगी तो वो उसे दिखाएगा, बताएगा। जिसमें कृष्णा उसे काफ़ी समझाने की कोशिश किया कि वो सिचुएशन जिसके होने की वो बात कर रहा है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगा उसके, यानी कि उसके दोस्त के लिए। पर कृष्णा का दोस्त इस बात को नहीं माना। इसलिए कृष्णा इस स्टोरी को अपने दोस्त के एक्सपेक्टेड सिचुएशन के डेंस को समझाने के लिए लिखा, जिसमें वो एक कैरेक्टर को लिखा जो कि अपने एक्स के लाइफ में वापस आना चाह रही है। जिसके ज़रिए कृष्णा अपने दोस्त को ये महसूस करवाने की कोशिश किया कि अगर उसकी भी एक्स जब वापस उसके लाइफ में आना चाहेगी तो क्या वो ये एक्सेप्ट कर पाएगा, ताकि वो इस चीज़ की गहराई को समझ सके और मूव ऑन कर सके। इस कहानी की सेटिंग है कि एक लड़की अपने एक्स के लाइफ में 3 साल के ब्रेकअप के बाद वापस आना चाहती है और उसे ईमेल लिख रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हम एन अलोन कृष्णा की इस बाइलिंगुअल स्टोरी फेट बिकम्स बाय चॉइसेस ऑफ आवर डिजायर्स को। हे, सबसे पहले आई वॉन्ट टू से सॉरी। सॉरी फॉर मैंने इन 3 सालों में कभी भी तुमसे बात करने की कोशिश नहीं की। मैं जानती हूँ जो कुछ भी हमारे बीच हुआ, उसके बाद तुम्हारे लिए मुझे वापस अपने लाइफ में शामिल कर पाना आसान नहीं है। मैं इसे समझती हूँ और तुम्हारे चॉइस की मैं कद्र भी करती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें मनाने की कोशिश भी नहीं करूँगी कि तुम अपना डिसीजन बदलो। लेकिन तुम मेरे दोस्त थे, एक अच्छे दोस्त, हमेशा से। मेरे लाइफ में तुम्हारे जैसा और कोई है भी नहीं जिसके सामने मैं अपनी दिल की बात कहूँ और वो मुझे सुने। मुझे नहीं पता कि तुम मेरा ईमेल पढ़ोगे भी कि नहीं, बट फिर भी मैं इसे तुम्हारे लिए लिख रही हूँ, इस उम्मीद में कि शायद तुम अब भी मुझे अपनी ज़िंदगी में अहमियत देते होगे, महज एक अच्छे दोस्त की तरह ही सही। मैं जानती हूँ हमारी बीती यादों को याद करना हमें एक दूसरे के सामने अनकंफर्टेबल कर देगा, लेकिन जो चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ मुझे लगता है कि उसके लिए ये ज़रूरी है। मुझे याद है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में अपना दबाव बना रही थी। मुझे डर था कि कहीं तुम्हारे भटकते हुए मन के कारण तुम्हें मैं खो ना दूं। तुम्हारी बाकी बहुत लड़कियों से दोस्ती थी, जिनसे मैं डरती थी कि किसी दिन उनमें से कोई तुम्हें मुझसे छीन ना ले, जिसके कारण मैं तुम्हारे ऊपर अपना अधिकार बनाना चाहती थी। लेकिन इस कारण हमारे बीच बढ़ती दूरियों की वजह से मुझे ये बाद में एहसास हुआ कि मैं गलत कर रही हूँ। मुझे तुम्हें थोड़ी आज़ादी देनी चाहिए थी और तुम्हें वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे कि तुम हो। लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद ही मेरे माता पिता मेरी शादी का प्रपोजल मेरे सामने रखे। उन्होंने मुझसे कहा कि वो पहले ही इस विषय में सोच समझ लिए हैं और वो बस मेरी हामी भरने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे परेशान कर रही थी। उन्होंने मुझे मनाया कि मैं दूल्हे से कम मिल लूं, और इसके अलावा मेरे पास और चॉइस भी नहीं था। मेरे घर वाले लोगों के बहकावे में आकर मुझे ताने मारने और मनाने की कोशिश करने लगे। मेरे मन में ये बात बैठ गया कि कहीं मैं अपने बचपने में कोई बड़ी गलती ना कर दूं। साथ ही हर एक माता पिता की तरह उनकी भी मेरी शादी को लेकर अपने कई सपने थे उनके मन में, कि वो कैसे इंसान के हाथों में अपनी बेटी का हाथ सौंपेंगे, जिसका लोगों ने फ़ायदा उठाया और उन्हें इस बात के लिए कन्विंस कर लिया कि उन्हें उसके जैसा दूल्हा पूरी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। उस समय मैं तुम्हें उनसे मिला नहीं सकती थी और ना ही इस बात के लिए मैं इंतज़ार कर सकती थी कि कब तक हमारे बीच तालमेल फिर से पहले के जैसा होगा या फिर तुम कब बदलोगे। इसलिए उस समय मुझे ब्रेकअप ही सही डिसीजन लगा, जिससे मुझे इंडिविजुअली इस सिचुएशन से निकलने के लिए वक्त मिले और तुम्हें मुझसे थोड़ी आज़ादी। मुझे पता है कि मेरा ये डिसीजन तुम्हें काफ़ी हर्ट किया, तभी तो मेरे बाद तुम मुझे जलाने के लिए कामिनी को अपना गर्लफ्रेंड बना लिए। आई नो उसके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप रियल नहीं था, वो बस एक दिखावा था मुझे जलाने के लिए। उस वक्त अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी वही करती। इसलिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अगर शिकायत है तो वक्त से, उससे ज़्यादा अपने आप से। तुम तो खैर अपने हालातों से काफ़ी कुछ झेल रहे थे, पर मैं भी इस बात पर कभी ध्यान नहीं दी। लेकिन ये सच है कि उस तरह हमारा आगे कोई फ्यूचर नहीं था, और लोगों के बहकावे में आकर हमारे बीच के बहुत अच्छे फ्रेंडशिप को मैंने लव रिलेशनशिप में बदल दिया, जिसके कारण सब बर्बाद हो गया। आई एम सॉरी। हर माता पिता जो कुछ भी करते हैं अपने बच्चों की भलाई के बारे में ही सोचकर करते हैं।
मैं भी यही सोचकर अपने माता पिता को मना करके हर्ट करना सही नहीं समझी। जब मैं उससे मिली मैंने उससे पूछा कि उसने मुझे पसंद क्यों किया। उसने कहा कि क्योंकि तुम मुझे हसीन लगती हो, मस्खा लगाने वाली बात। मैं उससे पूछी हसीन तो और भी हैं कई मेरे अलावा इस शहर में, उन सब को छोड़कर बस मैं ही क्यों पसंद आई, इसके जवाब से सैटिस्फाई करो तो मैं सोचूंगी। उसने कहा मैं उसे अच्छी लगी। उसने मेरे बारे में इंक्वायरी किया तो नेचर भी उसे अच्छा लगा। मैं उससे पूछी पसंद करना एक बात होती है, लेकिन मुझसे शादी की ख्वाहिश क्यों? उसने कहा बचपन से उसके माता पिता बहुत स्ट्रगल करके उसे इस लायक बनाए, जो कुछ भी ये आज मतलब उस टाइम मेरे सामने बैठा है। इसलिए उसे ऐसी लाइफ पार्टनर चाहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझती हो, सभी की कद्र करती हो, जो मेरे पेरेंट्स का शादी के बाद ख्याल रख सके, और उसे मुझ में वो खूबी दिखती है। मैं उसे बोली आपको वैसी लड़की बहुत आसानी से मिल जाएगी जैसी आप चाहते हो, और मैं बाय बोलकर आने लगी तो वो पीछे से पूछा क्या मैं तुम्हें पसंद आया? उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो मुझसे हाँ की एक्सपेक्टेशन कर रहा था। बट मैंने उससे कहा कि आप मुझे पसंद तो आए, बट आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन यू, और मैं आ गई। जब तक मैं घर पहुंची, घर वालों को ये बात पता चल चुका था कि मैं उसे रिजेक्ट करके आई हूँ। फिर क्या था, सभी लग गए मुझे ताना मारने। मैं बहुत नखरा कर रही हूँ, मेरी मति भ्रष्ट हो गई है, जो अपने बारे में सही गलत समझ नहीं सकती, जो उसके जैसे लड़के को ठुकरा कर आई हूँ। उसके जैसा अपने पेरेंट्स की परवाह करने वाला, जिम्मेदारियों को समझने वाला, सभी से अच्छा व्यवहार रखने वाला आसानी से मुझे नहीं मिलेगा। मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ जिसका मुझे बाद में बहुत पछतावा होगा, वगैरह वगैरह। फिर शाम को दीपक भैया मुझसे मिलने आए। मैं उन्हें बहुत मानती हूँ, कभी उनकी बातों को यूं ही अनसुना नहीं करती, इसलिए ताकि वो मुझे मनाएं और मुझसे हाँ करवाएं। वो मुझसे पूछे कि क्या बात है, आखिर इतने अच्छे रिश्ते को तुम ठुकरा क्यों रही हो? मैं उनसे पूछी क्या शादी सिर्फ इसलिए की जाती है क्योंकि एक लड़के को जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, उसके माता पिता की देखभाल में साथ देने के लिए किसी के साथ की ज़रूरत होती है? वो मुझसे बोले देखो, पेरेंट्स जो भी करते हैं अपने बच्चों के भले के लिए ही करते हैं, सब कुछ सोच समझ कर ही करते हैं। मैं बोली आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए। वो बोले लाइफ में हर किसी को किसी के साथ की ज़रूरत होती है, हर किसी को ज़रूरत होती है ऐसे पर्सन की जिससे उसके लाइफ का अधूरापन कंप्लीट हो सके, इसके लिए होती है शादी। मैं बोली मगर इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ को कैरी करना होगा, जो कुछ मुझे सैक्रिफाइस करना होगा, वो मैं करना नहीं चाहती ना। वो बोले लाइफ में हर किसी को अपनी जिम्मेदारियों को समझना और उठाना ही होता है, हम उससे भाग नहीं सकते। मैं बोली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यही ना कि जो पेरेंट्स हमें बर्थ देते हैं, हमारे लिए इतने प्रॉब्लम्स फेस करके हमें बड़ा करते हैं, हमें अपने पैरों पे खड़ा होने के लायक बनाते हैं, ज़िंदगी जीना सिखाते हैं, हमें भी बाद में उनकी कद्र और केयर करनी चाहिए। वो बोले हाँ। मैं बोली तो फिर किसी और का घर जाकर किसी और की क्यों, जिन्हें मैं जानती तक नहीं, जिन्होंने मेरे लिए कभी कुछ किया ही नहीं? इससे अच्छा क्या ये नहीं कि मैं उनकी सेवा करूं जिनकी मैं कद्र करती हूं, जिनसे मुझे प्यार है और जिनकी मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूं, जिन्होंने मेरा भविष्य बनाने के लिए इतने संघर्ष किए हैं? वो बोले ये काम तुम अपनी शादी के बाद भी तो कर सकती हो। मैं बोली क्या सच में? मुझे मेरे ससुराल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके एक्सपेक्टेशंस मुझे लिमिटेशंस में नहीं रखेंगे क्या? वो बोले वो पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, वो तुम्हें नहीं रोकेगा। मैं बोली आप मेरी बात को नहीं समझ रहे, आप तो खुद शादीशुदा हो। आप बताओ मैं जहाँ जिस घर में रहूँ, मुझे वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति डेडिकेटेड होना चाहिए, या जिनसे मैं दूर हूँ उनका टेंशन लेकर अपने ससुराल वालों को डिसअपॉइंटेड करके उनके नज़र में अपना सम्मान खोने का बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना चाहिए? क्या मैं वहाँ रहकर ये कर सकती हूँ? वो बोले हमारे समाज में बेटियों को ही अपने माता पिता का घर छोड़कर पराई घर में जाना पड़ता है। मैं पूछी मगर ऐसा क्यों? चलो अगर मैं मान भी लूँ कि ये समय से रीत चली आ रही है, इसलिए बिना किसी सवाल के हमें भी मानना होगा, पर क्या रिश्ता, उनके प्रति जिम्मेदारी सिर्फ मेरा होगा? वो बोले ऐसा किसने कह दिया, उनका भी तुम्हारे प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मैं बोली जब हमारे बीच म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा तो क्या ये ज़रूरी नहीं कि हमारे बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए? वो बोले जैसे सभी बोलते हैं इसमें वक्त लगेगा, बट धीरे धीरे ये डेवलप हो जाएगा।
मैं बोली, क्या इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो मुझे वैसे ही अपनाए जैसी मैं हूँ? मुझे भी ये समझने का मौका मिलना चाहिए कि अगर मुझे खुद को कभी बदलना पड़े तो मैं उनके अकॉर्डिंग, उनके हिसाब से ढल पाऊंगी भी कि नहीं? वो मेरे सिर पर हाथ रखकर बोले, इतनी टेंशन मत लो, थोड़ा वक्त लगेगा, बट तुम हर माहौल में ढल सकती हो, हमें तुम पर भरोसा है। मैं मायूसी से बोली, इस कड़ी में कहीं मैं खुद न खो दूं। थोड़ी श्वास भरकर मैं बोली, मुझे इससे पहले अपनी पहचान ढूंढनी है, मुझे अपनी पहचान बनानी है, जिससे मेरी इंडिविजुअलिटी को इम्पोर्टेंस मिल सके। वो बोले, वो अच्छे हैं, तुम अपने ख्वाब को शादी के बाद भी पूरा कर सकती हो। ऐसा रिश्ता बाद में इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, शायद ही मिले। मैं गुस्से में बोली, फिर वही बात, जो लड़का मुझे समझने के जगह मुझे अपनी एक्सपेक्टेशन समझाता हो, जिसकी फैमिली मुझसे मिलने और मुझे समझने के जगह कि मेरे गोल्स क्या हैं, वो मेरी फैमिली पे प्रेशर बनाते हो कि उन्हें अपने घर में बहू लाने की जल्दी है, मैं उन पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ कि वो मुझे बाद में समझेंगे और मेरी इंडिविजुअलिटी को वहाँ पर इम्पोर्टेंस दी जाएगी? वो बोले, मैं समझ गया, तुम्हें डर लग रहा है भविष्य की परिस्थितियों की कल्पना से, तुम इन्हें सोचना छोड़ दो, जितना सोचोगी उतना डर लगेगा। मैं बोली, अच्छा छोड़िए, इन्हें कुछ देर साइड में रखिए, आप एक मेल हो, आप बताइए, आप बॉय पेट्रियार्कल एटीट्यूड को मुझसे अच्छे से समझोगे और महसूस करोगे। क्या वो मेरी इंडिविजुअलिटी को समझेगा? क्या वो मुझे वो इम्पोर्टेंस देगा जो मैं चाहती हूँ? क्या मेरी वैसी कद्र कभी होगी जैसा मैं चाहती हूँ? वो मुझे समझाने की कोशिश करने लगे कि देखो हमारा समाज। मैं बोली, एक्सक्यूज़ देना बंद कीजिए, एक ना एक दिन मेरा भी वही हाल होना है जो सबका है। कम से कम कुछ दिन टाल कर मुझे तब तक तो जीने दीजिए, मुझे अपने ख्वाबों को पूरा करने और उन्हें जीने का मौका दीजिए, प्लीज़। फिर वो घर वालों को समझाए। लड़के वाले ज़्यादा लंबा समय तक इंतज़ार नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो रिश्ता टूट गया। उस वक्त तुम अपना लाइफ मेरे बिना जीने में लगे थे, तो इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स बताकर दोबारा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट करना मैं सही नहीं समझी। इधर उधर से ध्यान हटाकर सिर्फ अपने पढ़ाई में फोकस करके ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद मैं कम्पेटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए बाहर चली गई। एग्ज़ाम देने के बाद वापस रिजल्ट का वेट में कुछ दिन घर में रहने के लिए लौटी हूँ। उसके बाद अगर रिजल्ट होगा तो वापस चली जाऊंगी, वरना फिर यहीं से तैयारी करूंगी। मेरे रिजल्ट के जल्द बाद शायद मेरी शादी भी हो जाएगी। उससे पहले मैं तुम्हारे साथ फिर से एक बार जीना चाहती थी, एक अच्छे दोस्त की तरह, जैसे हम पहले थे। मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझ पर गुस्सा होगे, मैं बहुत बुरी हूँ। जब चाही तो तुम्हारे लाइफ से चली गई और जब मन किया तो मैं लौट आई। मुझे खुद में भी बुरा लगता है, बट जैसे तुम मुझे समझते थे वैसे मुझे कोई नहीं समझता। मैं साथ होती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं जीती हूँ, खुद को महसूस करती हूँ, खुद को समझती हूँ। तुम्हारा साथ हमेशा पाने की चाहत होती है, मगर मैं जानती हूँ कि ये अब मुमकिन नहीं। मैं जानती थी कि तुम इस ईमेल को शायद ही पढ़ोगे, मगर यहाँ तक अगर पहुँचे तो पढ़े ही होगे। मुझे पता है कि तुम शायद अब दोबारा मेरे लाइफ में नहीं आओगे, शायद तुम मेरे ईमेल का कभी जवाब भी नहीं दोगे। फिर भी मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा, आखिरी दिन तक, जब तक कि मैं यहाँ हूँ, आखिरी पल तक। टेक केयर, शिवी। Is it end of the story? Or a new chapter of their life begins? This story is split part of Hamdard Sakoi between Bhag 10 and 11. It was written by an alone Krishna and published on 6th June 2020 in his blog krishnakunal.blogspot.com. The audiobook of this story has generated by Google AI Voice to Text Moodle. To read the literary works of an alone Krishna, visit his blog, and to listen to the audiobooks, subscribe his YouTube channel. Also, please like, comment, share to support his works.